Hello everyone, welcome to our platform Study with Tanveer Kaur. So let's begin our class. So let's start our class. तो आप जानते ही होंगे कि आज हमारा लेक्चर 7 है और हम SST क्लास 10th फीजी बोर्ड का चैप्टर 1 SST रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, संसाधन और विकास। और इस लेक्चर में हम रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, संसाधन प्रबंधन, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं, दोनों को समझ आ जाएगा इससे। पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ, प्रदूषण नियंत्रण कानून, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन, संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रिपोर्ट मैनेजमेंट केस स्टडी, रिपोर्ट प्रबंधन केस स्टडी, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, वैकल्पिक संसाधन, एयर पॉल्यूनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज, नए अवसर व चुनौतियाँ, डेवलपमेंट वर्क, विकास कार्य, ये सब टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट ये हमारा आज का टॉपिक की शुरुआत आज से है। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, है ना, जैसे कि आप जानते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट तक अच्छी तरह समझ के कवर कर लिया था। तो आज हम रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ये आपका होमवर्क था। We need to plan the utilization of our natural resource to maintain the ecological balance. हमें ना यूटिलाइजेशन यानी कि रिसोर्सेज कितने हैं और रिक्वायरमेंट कितने हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपना नेचुरल रिसोर्स, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रहे नेचुरल रिसोर्स, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा, ये लाइन में कह रहे हैं। This means meeting our current requirement and conserving natural resource for the future. इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी करंट प्रॉब्लम को देखें और रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचाएं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाएं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स टू अचीव द बैलेंस। हम एक लेवल बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, या फिर बिना मतलब से वेस्ट ना करने पे एक नियंत्रण बनाने के लिए ये मेजर्स ले सकते हैं, ये तरीके अपना सकते हैं। फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्स। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि अल्टरनेटिव रिसोर्स का मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिव रिसोर्स का मतलब ये होता है जो रिसोर्स कभी ख़त्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्स। एज एग्जाम्पल सनलाइट, सूर्य की रोशनी, हवा, एयर। ओके, वी कैन रिप्लेस रिसोर्सेज डैट कॉज हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन विथ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। हम ज़्यादा मतलब ऐसे रिसोर्सेज का कम यूज़ करें अपनी लाइफ में जो ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं हमारे पर्यावरण को, हमारे प्यारे से पर्यावरण को। उसकी जगह हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तहत जैसे वी कैन अवॉइड द यूज़ ऑफ कोल एज फार एज पॉसिबल। हम कोल को अवॉइड करेंगे, कोयले को अवॉइड करेंगे, मतलब दूर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ कम करें। एंड यूज़ नेचुरल गैस इंस्टेड, और उसकी जगह नेचुरल गैस यूज़ करेंगे। कोयले का कहाँ यूज़ होता है, कोयले का यूज़ बिजली बनाने के लिए होता है, उसकी जगह हम नेचुरल गैस का यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस से भी बिजली बनती है और नेचुरल गैस को फायर जनरेट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक greater use of solar energy and wind energy to ensure long term energy availability। देखो, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कौन से हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होते। हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज बचाने को, क्योंकि कोल तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है एक बार जल के, है ना। इन एडिशन वी कैन गिव incentives and develop system to promote such alternate energy sources। हम क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन और सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी
को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और मजबूत प्रणाली विकसित कर रही है। ठीक है। Implementation of pollution control law. The government has enacted many environment related law and set environmental standard to achieve these goals. सरकार ने क्या किए हैं, बहुत ही ज़्यादा environment पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बनाए हैं ताकि एक एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड बन सके। स्टैंडर्ड का मतलब एक अच्छी इन्वायरमेंट बन सके और हम उसका गोल, हम वो लक्ष्य भी पा सकें एक अच्छे इन्वायरमेंट का। ठीक है, जो हमने सोचा है वो लक्ष्य पा सके अच्छे इन्वायरमेंट का। व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। अभी हमें क्या चाहिए कि ये अच्छी तरह हमें ये लॉज लगाना चाहिए, अच्छी तरह हमें स्ट्रिक्टली ये कानूनों को सब पर लगा देना चाहिए और ऑब्जर्वेशन हमें तकड़ी चाहिए कि कहाँ हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन ये लॉज की भी चाहिए कि कहाँ ये लॉज को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है ना। एग्जाम्पल के तहत वेस्ट शुड सिग्रेटेड एंड रिसाइकल। वेस्ट को सिग्रेटेड करना होगा। सिग्रेटेड का मतलब सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखना, यानी लकड़ी को अलग छांट देना, उसको अलग छांट देना, गत्ते को अलग छांट देना, ये सब छांटना मतलब सिग्रेटेड, अलग अलग छांट देना और रिसाइकल कर देना, है ना, वेस्ट को। तो इससे नया सामान बनेगा और वेस्ट कम होगा। इंस्टॉलिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स शुड बी मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि अब कारखानों, इंडस्ट्रीज़ में कोई सामान बनता है तो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन वो करते हैं। तो इसमें इसमें ये लॉ के एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ को मतलब अपना स्मोक को अच्छी तरह ट्रीट करना होगा, फिल्टर करना होगा, तो ही वो छोड़ सकते हैं हवा में। और प्लास्टिक मतलब कुछ भी वेस्ट होगा जो वो ज़मीन पे फेंकेंगे उसे रिसाइकल करना पड़ेगा, ऐसे ही वो फेंक नहीं सकते। हर एक चीज़ को अच्छी तरह ट्रीट करके वो फेंकेंगे, उन्हें पोल्यूशन इन्वायरमेंट को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इन एवरी रीजन। मतलब इसका क्या है, गवर्नमेंट हर एक जगह में वेस्ट को ट्रीट करना वाली फैसिलिटीज़ हर एक जगह पे पहुंचा सके। ठीक है, यानी कि मतलब रिसाइकलिंग मशीन्स, प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाला, या फिर कोई एल्युमिनियम के बर्तन, लोहे के बर्तन, लोहे की चीज़ें रिसाइकल करने वाली मशीन, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी हर एक जगह पे होनी ज़रूरी है ताकि वेस्ट ना हो सके हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, वेस्ट बढ़े ना। Industries using dangerous pollutants such as mercury, chromium, etc. should be monitored to control their emissions. मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है ना, कारखाने हैं, वो काफ़ी डेंजरस पॉल्यूनेंट्स हमने समझा था ना पिछली क्लासेस में। पॉल्यूनेंट्स क्या होते हैं, जो पॉल्यूशंस के एलिमेंट्स हो, जो प्रदूषण के अंश हो, उन्हें हम पॉल्यूनेंट्स बोल देते हैं। जैसे हम स्मोक समझ सकते हैं, स्मोक पॉल्यूनेंट है एक। ठीक है, जो पॉल्यूनेंट को हानि पहुंचाने में समर्थन दे वो पॉल्यूनेंट्स होते हैं। ठीक है, सच एस मरकरी काफ़ी डेंजरस होता है। अगर हमारी अंदर चले जाए तो उसे निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और उससे एक बीमारी भी लगती है। आई थिंक वो बीमारी का नाम मीनामाटो है। ठीक है, मरकरी और क्रोमियम काफ़ी खतरनाक पॉल्यूनेंट्स हैं, यानी कि ये पानी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ज़मीन में लगेंगे तो ये हानि ही पहुंचाएंगे इन्वायरमेंट को। इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है,
equitable utilization of resources. इसका मतलब ये है, मतलब रिसोर्सेज का ऐसे बंटवारा करना, संसाधनों का ऐसे बंटवारा करना ताकि ज़रूरतमंद पर्सन को मिल सके, ठीक है। We live in a consumer age where people appear for a physical comfort. हम ऐसी एरा में जी रहे हैं, ऐसे एज में जी रहे हैं, कंज्यूमर एज मतलब ज़रूरतमंद बंदा, ठीक है, कंज्यूम जिसे कुछ चाहिए हो, ऐसे एज में जी रहे हैं जहाँ हर एक पीपल क्या चाहता है, फिज़िकल कंफर्ट, मतलब कंफर्टेबली जीना चाहता है, आराम 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 वाली ज़िंदगी जीना चाहता है, ठीक है। However, a small segment of the population uses as disproportionately large share of a natural resource for its own comfort. इसके चलते क्या होता है, जो छोटी सी भी पॉपुलेशन है, छोटी सी भी आबादी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करती है अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए। We would need the resource of four planets Earth to provide this level of comfort to everyone. अगर ऐसी हालत रहेंगे तो हमें इस तरीके का आराम देने के लिए, इस तरीके की फैसिलिटीज़ सबको प्रदान करने के लिए, हर किसी को प्रदान करने के लिए 4 अर्थ प्लैनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। गांधी जी राइटली सैड, गांधी जी बिल्कुल सही बोले थे, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वन नीड। हमारी धरती पे बहुत काफ़ी है हर एक इंसान की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बट नॉट इनफ फॉर एनी वंस ग्रीड, पर किसी के लालच के लिए इनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। Every one of us need to consider how we can rationally use resources and products. हमें हर किसी को ये सोचना चाहिए, हर किसी को ये सोचना ज़रूरी है कि हम रैशनली रिसोर्सेस को कैसे यूज़ करें और उनके प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करें। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, अ केस स्टडी, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई चुनौतियाँ, नई मौके, एंड चैलेंजेस, चुनौतियाँ इन आवर रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट में अ केस स्टडी, एक केस है जिसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रीजनल प्रोजेक्ट, कोई भी एक जगह पे बेस्ड कोई प्रोजेक्ट हो काफ़ी बड़ा, ठीक है। द कैनाल का मतलब नहर, ओके। दिस कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द हरीक बैराजी इन पंजाब। ये नाला कहाँ से शुरू होता है, ये नहर कहाँ से शुरू होती है, हरीक बैरागी इन पंजाब, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट ट्रेवल्स द थार डेजर्ट एंड फ्लोज पैरेलल टू द पाकिस्तान बॉर्डर। ये थार डेजर्ट के पैरेलली समानांतर बहता है, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर के समानांतर बहता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स मेन कैनाल्स इज़ अबाउट 650 किलोमीटर्स, और इसका जो मेन कैनाल की लेंथ है ना वो 650 किलोमीटर्स है, यानी कि कोरिया से लेके जगदलपुर तक, ये तो 600 किलोमीटर हुआ, ठीक है। आगे, इफ़ द फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल आर इंक्लूडेड, if the feeder and distributing canal are included, the total length of the canal system is about, अगर फीडर और डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल भी हम मिला दें तो क्या होगा,
फीडर यानी कि मेल डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि छोटी मोटी जो नहरें इसमें मिलती हैं उनकी भी लेंथ हम मिला दें तो ये कैनाल सिस्टम पूरा ये जो सिस्टम है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 90-60 किलोमीटर्स 90-60 किलोमीटर्स हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन कर लेना। ओके, द एस्टिमेट इरीगेटेड एरिया इज़ अबाउट 20 लाख हेक्टर्स। ये कितना मतलब एस्टिमेट मतलब लगभग ये किसके लिए बनाया गया है, इरीगेटेड एरियाज़ के लिए बनाया गया है जो 20 लाख हेक्टर्स के हैं। ठीक है, द इरीगेटेड एरिया इज़ द कमांड एरिया। जो इरीगेटेड एरिया है, इरीगेटेड एरिया का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई जहाँ होती है, आर्टिफिशियली सिंचाई जहाँ हो रही है। और ये यही ध्यान करते हुए बनाया गया है कि ये 20 हेक्टर्स आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई मतलब ये वाटर सप्लाई आर्टिफिशियली करेगा और 20 लाख हेक्टर्स ज़मीन पर इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी और वहाँ अनाज उगेगा। ठीक है, द इरीगेटेड एरिया इज़ द कमांड एरिया। जो इरीगेटेड एरिया है वही इस प्रोजेक्ट का मतलब पॉइंट है। ठीक है, द थार डिजर्ट हैज़ मैसिव सैंड ड्यून्स एंड स्प्रेज वेजिटेशन। जो थार डेजर्ट है यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े माउंट हिल सैंड ड्यून्स यानी कि रेतीली हवा जहाँ चलती है ना वहाँ कहीं भी पहाड़ बना देती हैं, कहीं भी हिल्स बना देती हैं और रेत के टीले इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये हवा के अकॉर्डिंग कहीं भी बनाती रहती हैं। ठीक है, जो रेत से ही बने होते हैं। एंड अ स्प्रेस वेजिटेशन यानी कि एरिया विल लो डेंसिटी और अ स्कैटर स्ट्रॉन्ग विंड कंस्टेंटली शिफ्ट द सैंड। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो लगातार सैंड को इधर उधर शिफ्ट करती रहती हैं। सो सॉइल इरोशन इज़ प्रोनाउंस्ड। तो क्या होता है, सॉइल इरोशंस होते हैं। सॉइल इरोशन से क्या होते हैं, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इन समर्स द टेम्परेचर राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होता है, समर्स में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ बिलो 10 मिलीमीटर। जो यहाँ की एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कम है 10 मिलीमीटर से भी, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये या तो ज़्यादा ऐसे मतलब डिज़र्ट वाले इलाके पे ही ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, या तो पोलर रीजन में या तो बिल्कुल डेजर्ट टाइप ड्राई डेजर्ट में। डेवलपमेंट वर्क तरक्की के लिए काम। इरिगेशन in phase 1 in the command area began in 1960 and in 1980 in phase 2 the canal transformed the desert into a lush and moist area। इसका मतलब क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे किसी ऐतिहासिक मामले के संदर्भ में है। ये जो कथन है जहां 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर सिंचाई शुरू हुई थी। 1960 के दशक तक कुप्रबंधन जैसे कि बिना लाइनिंग वाली नहरें या अत्यधिक सिंचाई के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव और मिट्टी में खारापन सहित गंभीर नुकसान हुए। ठीक है, दिस अरेस्टेड सॉइल इरोशन, जिससे क्या हुआ, सॉइल इरोशन हुआ। और सॉइल इरोशन हमने अभी समझा है। अफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगल कटने या फिर पेड़ों का नुकसान होना या फिर पेड़ कटाई। ठीक है, एंड अ पास्चर डेवलपमेंट का मतलब
डेवलपमेंट में कठिनाइयाँ आनी, तरक्की में कठिनाइयाँ भी आई, वर ऑल्सो टेकन प्लेस, भी आई यहाँ। व्हेन फार्मर अर्लियर ग्रो चना, बाजरा एंड ज्वार, नहीं, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल कटाना, जंगल कटाई। अफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है जंगल लगाना। एंड पास्चर डेवलपमेंट वर ऑल्सो टेकन प्लेस, सॉरी फॉर रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। पास्चर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट को इफेक्ट किया, डेवलपमेंट जल्दी होने लगी, ठीक है। व्हेन फार्मर अर्लियर ग्रो चना, बाजरा एंड ज्वार, इंटेंसिव इरिगेशन अलाउड देम टू कल्टिवेट वीट एंड कॉटन। वहाँ के फार्मर, थार डेजर्ट के फार्मर्स, यही ज़्यादातर सुनने को मिलता है ना कि वहाँ चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती है। वही ये इरिगेशन के चलते वहाँ वीट और कॉटन की भी खेती होने लगी, जिसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये कैनाल के चलते ही पॉसिबल हो पाया है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, यहाँ मतलब ये सब प्रोडक्टिविटी, ये सब कामों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा कैनाल के चलते। However, excessive irrigation and intensive agriculture over the year lead to a problem such as waterlogging and increased salinity. पर ये इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर करना डेजर्ट में, थार डेजर्ट में मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।